हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल एसके चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन। स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। तो पहला टॉपिक रहेगा हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स, उसके बाद हाइड्रोलिक मशीन पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी है डेंसिटी और मास डेंसिटी। डेंसिटी और मास डेंसिटी, इसका फार्मूला होता है रो इज इक्वल टू एम अपन वी। यूनिट है हमारी केजी पर मीटर क्यूब। डायमेंशन है एम एल की पावर -3। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। इसके लिए फार्मूला हमारा हमारा है W इज इक्वल टू कैपिटल W अपन V इज इक्वल टू M अपन G इज इक्वल टू mg अपन V, या W इज इक्वल टू रो जी। स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी W इज इक्वल टू रो जी। इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर क्यूब या केजी पर मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन है एम एल की पावर -2 एल की पावर -2 एम एल की पावर -2 टी की पावर -2। वाटर के लिए स्पेसिफिक वेट होता है हमारा 9.81 इंटू 1000। इसके बाद हमारी अगली प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड के लिए फार्मूला होता है हमारा डेंसिटी और वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी और वेट डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। ये फार्मूला होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी यूनिट लेस होती है और डायमेंशन लेस होती है। अगली प्रॉपर्टी हमारी स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम V इज इक्वल टू कैपिटल V अपन M इज इक्वल टू 1 अपन रो। स्पेसिफिक वॉल्यूम V इज इक्वल टू 1 अपन रो होता है। यूनिट इसकी है मीटर क्यूब पर केजी। डायमेंशन M की पावर -1 L क्यूब। इसके बाद हमारा है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस K इज इक्वल टू माइनस dp अपन dv अपन v, यानी इज इक्वल टू माइनस dp अपन dv मल्टीप्लाइड बाई v। इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन होती है हमारी एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। कंप्रेसिबिलिटी, अगली प्रॉपर्टी हमारी है कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी इन्वर्स होती है बल्क मॉडुलस की, यानी वीटा इज इक्वल टू, कंप्रेसिबिलिटी को वीटा से डिनोट करेंगे तो वीटा इज इक्वल टू 1 अपन के। यूनिट होगी बल्क मॉडुलस की उल्टी, एम स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। डायमेंशन एम पावर -1 एल टी स्क्वायर। इसके बाद हमारा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन सिग्मा इज इक्वल टू एफ अपन एल। एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। सीजीएस यूनिट होती है डाइन पर सेंटीमीटर। डायमेंशन होती है एम टी की पावर -2। वेपर प्रेशर, अगली प्रॉपर्टी हमारी वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर पीवी इज इक्वल टू एफ अपन है, यानी फोर्स अपन एरिया। इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सीजीएस यूनिट होती है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डायमेंशन होती है एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। अगला टॉपिक है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के लिए फार्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपन डी वाई इज इक्वल टू म्यू डी थीटा अपन डी टी, जहाँ डी यू अपन डी वाई वेलोसिटी ग्रेडियंट है, डी थीटा अपन डी टी रेट ऑफ शियर स्ट्रेन और शियर डिफॉर्मेशन है। अगली प्रॉपर्टी हमारी है डायनेमिक विस्कोसिटी। तो डायनेमिक विस्कोसिटी को म्यू से डिनोट करते हैं। डायनेमिक विस्कोसिटी को म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू इज इक्वल टू होता है टाउ अपान डी यू अपान डी वाई, जहाँ डी यू अपान डी वाई वेलोसिटी ग्रेडियंट है। आगे नोट पॉइंट दिया गया है, तो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज मेजर्ड बाय विस्कोमीटर। विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज मेजर्ड बाय विस्कोमीटर। फ्लूइड की विस्कोसिटी विस्कोमीटर से मेजर की जाती है। इट इज मेजर ओनली ऑन फ्लो कंडीशन। इसको केवल फ्लो कंडीशन में ही मेजर किया जा सकता है। इट इज मेजर ओनली ऑन फ्लो कंडीशन। Viscosity of liquid is varying. Viscosity of liquid is varying condition is measured by rheometer. अगर लिक्विड की विस्कोसिटी वेरिंग कंडीशन में है, यानी विस्कोसिटी वेरी कर रही है कंडीशन टू कंडीशन, तो उसके लिए उसको मेजर करेंगे हम लोग रियोमीटर से। Seabolt, Redwood and angular devices used to measure kinematic viscosity.
काइनेमेटिक विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए अलग अलग डिवाइसेस के नाम दिए गए यहाँ पे। सेबोल्ट, रेडवुड एंड एंजलर डिवाइसेस यूज टू मेजर काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड की काइनेमेटिक विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए सेबोल्ट, रेडवुड और एंजलर डिवाइसेस का यूज किया जाता है। आगे दिया गया हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर। डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 55 टाइम्स ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस पर, यानी म्यू वाटर इज इक्वल टू 55 टाइम्स ऑफ म्यू एयर होता है। फॉर लिक्विड, लिक्विड के लिए अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो म्यू यानी डायनेमिक विस्कोसिटी घटेगी। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो डायनेमिक विस्कोसिटी घटेगी। प्रेशर बढ़ने पर डायनेमिक विस्कोसिटी कांस्टेंट रहती है। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो म्यू कांस्टेंट रहेगा। फॉर गैसेस के लिए अगर टेम्परेचर बढ़ता है, गैसेस में अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू बढ़ेगा। और प्रेशर, अगर गैसेस में प्रेशर को बढ़ाया जाता है तो म्यू कांस्टेंट रहेगा, यानी डायनेमिक विस्कोसिटी कांस्टेंट रहेगी। यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट्स दी गई यहाँ पर। तो एसआई यूनिट होती है विस्कोसिटी की, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर और पास्कल सेकेंड। सीजीएस यूनिट होती है डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एमकेएस यूनिट होती है केजीएफ सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। एमकेएस यूनिट होती है केजीएफ सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। 1 poise इज इक्वल टू 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। 1 poise इज इक्वल टू होता है 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। 1 सेंटीपोइज इज इक्वल टू होता है 1 सेंटीपोइज इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -2 पॉइज। 1 सेंटीपोइज इज इक्वल टू 10 की पावर -2 पॉइज। आगे हमारी प्रॉपर्टी है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फार्मूला होता है हमारा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी को न्यू से डिनोट करते हैं। तो न्यू इज इक्वल टू होता है डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन मास डेंसिटी, यानी न्यू इज इक्वल टू म्यू अपॉन रो। न्यू इज इक्वल टू होता है म्यू अपॉन रो। नोट, न्यू ऑफ एयर इज इक्वल टू 15.2 टाइम्स ऑफ न्यू वाटर, यानी काइनेमिक विस्कोसिटी ऑफ एयर, काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर इज इक्वल टू होता है, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर इज इक्वल टू होता है 15.2 टाइम्स ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। यानी न्यू एयर इज इक्वल टू 15.2 टाइम्स ऑफ न्यू वाटर कब 20 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करेंगे लिक्विड और गैसेस के लिए। फॉर लिक्विड के लिए अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी हमारी डिक्रीज होगी, यानी कम होगी। टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेमेटिक विस्कोसिटी डिक्रीज होती है। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो कांस्टेंट रहेगी। फॉर गैसेस के लिए अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी यानी न्यू बढ़ेगी। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो न्यू घटेगी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी में अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो न्यू यानी काइनेमेटिक विस्कोसिटी घटेगी। यूनिट देखते हैं क्या क्या होती है। एसआई यूनिट होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, एसआई यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और स्टोक, 1 स्टोक इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। 1 स्टोक इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज इक्वल टू होता है 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज इक्वल टू 10 की पावर 4 स्टोक। 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज इक्वल टू होता है 10 की पावर 4 स्टोक। काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर इज ग्रेटर देन होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर, यानी न्यू एयर इज ग्रेटर देन न्यू वाटर। एयर की काइनेमेटिक विस्कोसिटी वाटर से ज़्यादा होती है। तो एयर की काइनेमेटिक विस्कोसिटी कितनी होती है 15.2 टाइम्स ऑफ वाटर। 15.2 टाइम्स ऑफ वाटर। आगे हमारा सरफेस टेंशन। अगला टॉपिक हमारा सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन इज ड्यू टू कोहेशन ओनली। सरफेस टेंशन केवल कोहेशन के कारण होता है। सरफेस टेंशन इज ड्यू टू कोहेशन ओनली। सरफेस टेंशन का फार्मूला होता है हमारा, सरफेस टेंशन यानी सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ, या सिग्मा इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन इंक्रीज इन एरिया। वर्क डन अपॉन इंक्रीज इन एरिया। फॉर लिक्विड के लिए सरफेस टेंशन
डिक्रीज करता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर लिक्विड्स में टेम्परेचर बढ़ाने पर सरफेस टेंशन घटता है, डिक्रीज होता है। गैसेस में अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी बढ़ेगी। यानी आगे चलते हैं। आगे हमारा है रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड प्रेशर। सरफेस टेंशन और प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन है उसको देखते हैं। कंडीशन दी गई और प्रेशर दिया गया है। पहली कंडीशन क्या हमारी, प्रेशर इनसाइड ड्रॉपलेट। प्रेशर इनसाइड ड्रॉपलेट, उसके लिए फार्मूला है P इक्वल टू 4 सिग्मा अपन D और 2 सिग्मा अपन R। सेकेंड हमारा है प्रेशर इनसाइड बबल आर हॉलो बबल। प्रेशर इनसाइड बबल आर हॉलो बबल लाइक सोप बबल, तो P इक्वल टू होता है 8 सिग्मा अपन D या 4 सिग्मा अपन R। P इक्वल टू 8 सिग्मा अपन D और 4 सिग्मा अपन R। थर्ड हमारा प्रेशर इनसाइड लिक्विड जेट। लिक्विड जेट के इनसाइड प्रेशर कितना होता है, तो P इक्वल टू 2 सिग्मा अपन D, P इक्वल टू 2 सिग्मा अपन D या सिग्मा अपन R, जहाँ D क्या है, डाया बबल है, सिग्मा सरफेस टेंशन है। तो सॉलिड या आइस स्फीयर के रूप में जो होगा उसमें प्रेशर इनसाइड ड्रॉपलेट क्या होगा, प्रेशर इनसाइड ड्रॉपलेट P इक्वल टू 4 सिग्मा अपन D। प्रेशर इनसाइड बबल और हॉलो बबल P इक्वल टू 8 सिग्मा अपन D। प्रेशर इनसाइड लिक्विड जेट इक्वल टू 2 सिग्मा अपन D। नोट पॉइंट है हमारा, surface tension is measured by tensiometer and स्टैग्मोमीटर, स्टेक्टोमीटर, स्टेलोग्मोमीटर, ये अलग अलग डिवाइसेस हैं जिनके द्वारा सरफेस टेंशन को मेजर किया जाता है। इनमें से कोई भी डिवाइस पूछी जा सकती है। टेंसियोमीटर को कई बार पूछा गया है, अन्य को अभी पूछा नहीं गया लेकिन पूछा जा सकता है। नेम थोड़ा डिफरेंस है लेकिन याद करना ज़रूरी है। तो टेंसियोमीटर है, सरफेस टेंशन इज मेजर्ड बाय टेंसियोमीटर। स्टेलग्मोमीटर, स्टेक्टोमीटर और स्टेलोग्मोमीटर। आगे हमारा कैपिलरिटी। तो कैपिलरिटी को हम लोग देखेंगे। कैपिलरिटी में कैपिलरी एक्शन इज ड्यू टू बोथ कोहेशन एंड एडेशन। कैपिलरी एक्शन कोहेशन और एडेशन दोनों के कारण होता है। कैपिलरी एक्शन इज ड्यू टू बोथ कोहेशन एंड एडेशन। कैपिलरी ट्यूब के लिए फार्मूला हमारा है, हाइट कितना होता है इसमें, H इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी टी। कैपिलरी ट्यूब के लिए H इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी टी या 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन डब्ल्यू टी। पैरेलल ट्यूब के लिए हाइट क्या होगा, पैरेलल ट्यूब के लिए H इक्वल टू 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी टी। पैरेलल ट्यूब के लिए H इक्वल टू 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी टी। आगे हमारा कैपिलरी राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन। लिक्विड कैपिलरी राइज फॉल ऑफ लिक्विड का कैपिलरी राइज और फॉल देखेंगे हम लोग। तो कैपिलरी राइज कब करेगा, कैपिलरी राइज कब करेगा, जब थीटा हमारा लेस देन 90 डिग्री होगा। अगर हमारा थीटा यानी एंगल हमारा 90 डिग्री से कम है तो कैपिलरी राइज करेगा। और कैपिलरी राइज में एडेशन फोर्स कोहेशन फोर्स से ज़्यादा होता है, एडेशन फोर्स कोहेशन फोर्स से ज़्यादा होता है और बेटिंग सरफेस होता है। कैपिलरी राइज बेटिंग सरफेस होता है। दूसरा हमारा कैपिलरी फॉल में क्या होगा, अगर थीटा हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा है, अगर हमारा थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा है तो कैपिलरी फॉल होगा। और कैपिलरी फॉल में कोहेशन फोर्स एडेसिव फोर्स से ज़्यादा होता है। कोहेशन फोर्स या कोहेसिव फोर्स एडेसिव फोर्स से ज़्यादा होता है। नॉन वेटिंग सरफेस होता है। कांटेक्ट एंगल दिया गया है अलग अलग चीज़ों के लिए। तो फॉर प्योर वाटर एंड ग्लास ट्यूब के लिए कांटेक्ट एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है। फॉर प्योर वाटर एंड ग्लास ट्यूब के लिए कांटेक्ट एंगल 0 डिग्री होता है। फॉर वाटर एंड ग्लास ट्यूब वाटर और ग्लास ट्यूब के लिए कांटेक्ट एंगल 8 डिग्री होता है। फॉर मरकरी एंड ग्लास ट्यूब, मरकरी और ग्लास ट्यूब के लिए कांटेक्ट एंगल 128 डिग्री होता है। मरकरी और ग्लास ट्यूब के लिए कांटेक्ट एंगल 128 डिग्री होता है। फॉर केरोसिन एंड ग्लास ट्यूब, केरोसिन और ग्लास ट्यूब के लिए कांटेक्ट एंगल 26 डिग्री होता है। केरोसिन ग्लास ट्यूब के लिए 26 डिग्री।
मरकरी और ग्लास ट्यूब के लिए 128 डिग्री, वाटर और ग्लास ट्यूब के लिए 8 डिग्री, प्योर वाटर और ग्लास ट्यूब के लिए 0 डिग्री। आगे हमारा नोट पॉइंट दिया गया है, कैपिलरी एक्शन अकर्स ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ अधेशन, कोहेशन एंड सरफेस टेंशन। यानी कैपिलरी एक्शन कंबाइंड इफेक्ट के कारण होता है। कैपिलरी एक्शन इन तीनों के कंबाइंड इफेक्ट के कारण होता है। कौन कौन से? अधेशन, कोहेशन और सरफेस टेंशन, इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से कैपिलरी एक्शन होता है। आगे हमारा टाइप्स ऑफ फ्लूइड दिया गया है, टाइप्स ऑफ फ्लूइड। तो टाइप्स ऑफ फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो पहला आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड क्या होता है? इट इज इनकम्प्रेसिबल एंड हैव नो विस्कोसिटी। आइडियल फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होता है और इसमें विस्कोसिटी नहीं होती है। आइडियल फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होता है और विस्कोसिटी नहीं होती है इनमें। दूसरा है रियल फ्लूइड। रियल फ्लूइड इट पोजेसेस विस्कोसिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी। रियल फ्लूइड में विस्कोसिटी भी होती है और कंप्रेसिबिलिटी भी होती है। थर्ड हमारा आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड इन दिस shear stress is more than yield value and shear stress. In this shear stress is more than yield value or shear stress. आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड में shear stress is more than yield value. shear stress ज़्यादा होती है yield value से किसमें? आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड में। तो shear stress का फार्मूला क्या है? टाउ इज इक्वल टू, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई। टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई और डी थीटा अपॉन डी टी। अगला हमारा है न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड कौन से होते हैं हम लोग देखते हैं। न्यूटोनियन फ्लूइड in this type of fluid shear stress is directly proportional to rate of shear strain or Newtonian fluids does not change with viscosity or with the rate of deformation or shear strain। न्यूटोनियन फ्लूइड वह फ्लूइड होते हैं जिनमें क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ फ्लूइड shear stress is directly proportional to rate of shear strain। यानी न्यूटोनियन फ्लूइड वह फ्लूइड होते हैं जिनमें shear stress डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? रेट ऑफ shear strain के। दूसरी डेफिनेशन यह है, न्यूटोनियन फ्लूइड डज नॉट चेंज विद विस्कोसिटी। न्यूटोनियन फ्लूइड डज नॉट चेंज, न्यूटोनियन फ्लूइड चेंज नहीं होते हैं विस्कोसिटी के साथ में और विद द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। रेट ऑफ डिफॉर्मेशन या shear स्ट्रेस, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन और shear स्ट्रेन के साथ में न्यूटोनियन फ्लूइड चेंज नहीं होते हैं। तो न्यूटोनियन फ्लूइड के कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं हम लोग। तो न्यूटोनियन फ्लूइड का एग्जांपल हमारा वाटर, केरोसिन, पेट्रोल, बेंजीन, एथनॉल, ये सब न्यूटोनियन फ्लूइड के अंदर आते हैं। आगे हमारा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कौन से होते हैं? इन दिस shear stress is not proportional to the rate of shear strain. This fluid does not obey Newton's law of viscosity. नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में वो फ्लूइड आते हैं जो shear stress के shear stress is not, in this shear stress is not proportional to the rate of shear strain। यानी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में shear stress प्रोपोर्शनल नहीं होती है किसके? रेट ऑफ shear strain के। दिस फ्लूइड डज नॉट ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के रूल्स को ओबे नहीं करते हैं। दिस फ्लूइड डज नॉट ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के फॉलो नहीं करते हैं। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के एग्जांपल कौन कौन से हैं? तो नॉन न्यूटोनियन ब्लड के एग्जांपल्स कौन से हैं हमारे? ह्यूमन ब्लड, टूथपेस्ट, विस्कोसिटी चेंजेस विद वेलोसिटी ग्रेडियंट। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में विस्कोसिटी चेंज करती है वेलोसिटी ग्रेडियंट के साथ में। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में विस्कोसिटी चेंज होती है वेलोसिटी ग्रेडियंट के साथ में। आगे हमारा दिया नोट पॉइंट, नो स्लिप कंडीशन एट रिजिड बाउंड्रीज इट एप्लीकेबल टू फॉलो। No slip condition at rigid boundaries is applicable to flow of all non-Newtonian fluid. No slip condition at rigid boundaries is applicable to flow of all non-Newtonian fluid। यानी सभी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में नो स्लिप कंडीशन
एट रिजिड बाउंड्रीज पर अप्लीकेबल होती है। आगे हम टाइप ऑफ फ्लूइड दिया गया तो हम लोग टाइप ऑफ फ्लूइड पढ़ेंगे। आगे टाइप ऑफ फ्लूइड पढ़ेंगे हम लोग। तो ये फिगर दिया गया सब लोग को याद ही होगा, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये लाइन जो है ये वेलोसिटी ग्रेडियंट लाइन है, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है डी ओ अपॉन डी वाई। ये हमारी शियर स्ट्रेस दी गई है, ये शियर स्ट्रेस है इस डायरेक्शन में, यहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडियंट है। ये लाइन जो है आइडियल फ्लूइड को डिनोट करती है, ये लाइन आइडियल फ्लूइड को प्रदर्शित करती है। और इसमें ये लाइन जो है आइडियल सॉलिड को डिनोट करती है, ये लाइन आइडियल सॉलिड को डिनोट करती है। ये लाइन न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में बताती है, न्यूटोनियन फ्लूइड, ये लाइन न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में बताती है। ये लाइन हमारी डायलेटेंट के बारे में बताती है, डायलेटेंट के बारे में बताती है ये लाइन हमारी। शियर थिकनिंग होते हैं, डायलेटेंट कैसे होते हैं, शियर थिकनिंग होते हैं। ये हमारे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड और स्यूडो प्लास्टिक के बारे में बताती है। ये लाइन हमारी, ये लाइन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड और स्यूडो प्लास्टिक के बारे में बताती है। तो ये सारे हमारे ये जितने फ्लूइड होते हैं शियर थिकनिंग होते हैं, शियर थिनिंग होते हैं। ये कहा है यार, तुम बोलने लगे बीच में। ये लाइन जो है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड या स्यूडो प्लास्टिक के बारे में बताती है, ये सारे शियर थिनिंग होते हैं। ये लाइन जो है ये बताती है हमें आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड या बिंगम प्लास्टिक के लिए, ये लाइन आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड या बिंगम प्लास्टिक के लिए है। ये लाइन हमारी रियो प्लास्टिक के लिए, ये लाइन रियो प्लास्टिक के लिए, और ये वाली थिक्सोट्रॉपिक के लिए है, ये लाइन थिक्सोट्रॉपिक के लिए है। चलते हैं आगे। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में जानेंगे हम लोग। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, स्टडी ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड इज कॉल्ड रियोलॉजी। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की जो स्टडी है उसको बोलते हैं रियोलॉजी। स्टडी ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड इज कॉल्ड रियोलॉजी। इट इज फॉलो पावर्स लॉ। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जो होते हैं वो पावर्स लॉ को फॉलो करते हैं, पावर्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो टाइम इंडिपेंडेंट कौन कौन से फ्लूइड होते हैं उनके बारे में समझेंगे। तो टाइम इंडिपेंडेंट कौन कौन से हैं, स्यूडो प्लास्टिक, डायलेटेंट फ्लूइड्स, बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड्स, ये सब टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड है। स्यूडो प्लास्टिक, डायलेटेंट फ्लूइड्स, बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड्स, ये सब नॉन टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड्स हैं। तो स्यूडो प्लास्टिक के लिए n इज लेस देन 1 होता है, स्यूडो प्लास्टिक के लिए n इज इक्वल टू लेस देन 1 होता है, b इज इक्वल टू 0 होता है, b इज इक्वल टू 0 होता है। तो स्यूडो प्लास्टिक के लिए n इज इक्वल टू लेस देन 1 होता है, b 0 होता है। स्यूडो प्लास्टिक के लिए n हमारा लेस देन 1 होता है, b 0 होता है। स्यूडो प्लास्टिक क्या होते हैं, दीज आर शियर थिकनिंग फ्लूइड्स। स्यूडो प्लास्टिक, दीज आर शियर थिकनिंग फ्लूइड्स। एग्जांपल है ब्लड, मिल्क, पॉलीमर सॉल्यूशंस, पॉलीमर सॉल्यूशंस, सिरप, रबर सॉल्यूशंस, जिलेटिन, नेल पेंट, पेपर पल्प, ये सब स्यूडो प्लास्टिक के एग्जांपल हैं। ब्लड, मिल्क, पॉलीमर सॉल्यूशन, सिरप, रबर सॉल्यूशन, जिलेटिन, नेल पेंट, पेपर पल्प, ये सब स्यूडो प्लास्टिक के एग्जांपल्स हैं। आगे मेरा डायलेटेंट, डायलेटेंट फ्लूइड्स में n इज ग्रेटर देन डायलेटेंट फ्लूइड्स में n इज ग्रेटर देन 1 होता है, b इज इक्वल टू 0 होता है। डायलेटेंट फ्लूइड्स में n इज ग्रेटर देन 1 होता है, b इज इक्वल टू 0 होता है। ये शियर थिकनिंग फ्लूइड होते हैं। स्यूडो प्लास्टिक कौन थे, शियर थिनिंग, और डायलेटेंट शियर थिकनिंग फ्लूइड होते हैं। डायलेटेंट शियर थिकनिंग फ्लूइड होते हैं। एग्जांपल हमारा क्विक सैंड, एग्जांपल है क्विक सैंड, सैचुरेशन सोल्यूशन ऑफ शुगर, सैचुरेशन सोल्यूशन ऑफ शुगर, राइस स्टार्च और बटर, ये सब डायलेटेंट फ्लूइड्स के एग्जांपल हैं। क्विक सैंड, सैचुरेशन सोल्यूशन ऑफ शुगर, राइस स्टार्च एंड बटर, ये सब डायलेटेंट फ्लूइड्स में आएंगे। ये शियर थिकनिंग फ्लूइड है। लास्ट हमारा है, थर्ड हमारा है टाइम इंडिपेंडेंट का, थर्ड वाला हमारा है बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड्स। बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड्स, बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड में v इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, v इज
नॉट इक्वल टू 0 होता है। इट हैज सम इनिशियल स्ट्रेंथ बियॉन्ड विच डिफॉर्मेशन स्टार्ट। बिंगम प्लास्टिक में कुछ इनिशियल स्ट्रेंथ होती है जिसके बाद वो डिफॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। तो बिंगम प्लास्टिक इट हैज सम इनिशियल स्ट्रेंथ बियॉन्ड विच डिफॉर्मेशन स्टार्ट्स। एग्जाम्पल कौन से हैं? बिंगम प्लास्टिक के बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड्स के एग्जाम्पल हमारे टूथपेस्ट, सीवेज स्लज, ड्रिलिंग मड, जेल, क्रीम, ये सब बिंगम प्लास्टिक के फ्लूइड है। अब देखते हैं हम लोग टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड्स के बारे में। टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड्स में हमारा है थिक्सोट्रोपिक या रियोपैक्टिक फ्लूइड्स। थिक्सोट्रोपिक, रियोपैक्टिक फ्लूइड्स। तो थिक्सोट्रोपिक को देखेंगे हम लोग। थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड्स में n इज लेस देन 1 होता है। थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड्स में n इज लेस देन 1 होता है। b इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। विस्कोसिटी डिक्रीजेज विथ एप्लीकेशन ऑफ शियर स्ट्रेस। विस्कोसिटी डिक्रीजेज विथ एप्लीकेशन ऑफ शियर स्ट्रेस। थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड्स में विस्कोसिटी डिक्रीज होती है एप्लीकेशन ऑफ शियर स्ट्रेस के साथ साथ। एग्जाम्पल कौन सा है? थिक्सोट्रोपिक के एग्जाम्पल हमारे लिपस्टिक। थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड्स के एग्जाम्पल है लिपस्टिक, कैचअप, प्रिंटर इंक, इनेमल पेंट, जेली। ये सब थिक्सोट्रोपिक के एग्जाम्पल हैं। लिपस्टिक, कैचअप, प्रिंटर इंक, एनिमल पेंट, जेली। अगला हमारा रियोपैक्टिक फ्लूइड। रियोपैक्टिक फ्लूइड के लिए n इज ग्रेटर देन 1 होता है, b इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। n इज ग्रेटर देन 1 होता है, b इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। विस्कोसिटी इंक्रीजेस विद एप्लीकेशन ऑफ शियर स्ट्रेस। रियोपैक्टिक फ्लूइड्स में विस्कोसिटी इंक्रीज होती है विद एप्लीकेशन ऑफ शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस के एप्लीकेशन के साथ साथ में विस्कोसिटी इंक्रीज होती है रियोपैक्टिक फ्लूइड्स में। इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जिप्सम पेस्ट, बेंटोनाइट स्लरी। रियोपैक्टिक फ्लूइड्स के एग्जाम्पल हैं जिप्सम पेस्ट, बेंटोनाइट स्लरी। ये रियोपैक्टिक फ्लूइड्स हैं। तो ये जितने भी एग्जाम्पल हैं ये मल्टीपल एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं, चाहे वो टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड्स हो चाहे टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड्स हैं। इन सब के एग्जाम्पल मल्टीपल एग्जाम्स में मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना बेहद ज़रूरी है। चलते हैं आगे। आगे हमारा बायनेंसी फोर्स, FB, बायनेंसी फोर्स। बायनेंसी फोर्स क्या होता है इसके बारे में जानेंगे हम लोग। It is an upward force exerted by the static fluid on a floating or submerged body. Buoyant force एक अपवर्ड फोर्स है exerted by static fluid on a floating or submerged body. It is an upward force exerted by the static fluid on a floating or submerged body. तो ये बायनेंसी फोर्स होता है। अगर हमारा बायनेंसी फोर्स कम है W से, अगर हमारा बायनेंसी फोर्स W से कम है तो बॉडी सिंक कर जाएगी। अगर बायनेंसी फोर्स ज़्यादा है W से तो बॉडी विल लिफ्ट, तो बॉडी लिफ्ट करेगी नहीं तैरेगी। अगर बायनेंसी फोर्स ऊपर उठेगी लिफ्ट करेगी। अगर हमारा बायनेंसी फोर्स FB इज इक्वल टू W है, अगर FB इज इक्वल टू W है तो बॉडी इन रेस्ट कंडीशन, अगर FB W के बराबर है तो बॉडी मेरी रेस्ट कंडीशन में रहेगी, बॉडी इन रेस्ट कंडीशन। आगे हमारा सेंटर ऑफ बायनेंसी। सेंटर ऑफ बायनेंसी क्या होता है इसके बारे में देखेंगे हम लोग। सेंटर ऑफ बायनेंसी द पॉइंट in displaced fluid through which the buoyant force is supposed to be act. The point in displaced fluid through which the buoyant force is supposed to be act. वो होता है हमारा बायन सेंटर ऑफ बायनेंसी। सेंटर ऑफ बायनेंसी वह पॉइंट होता है डिस्प्लेस्ड फ्लूइड में जिसमें बायंट फोर्स जो है सपोज्ड होता है टू बी एक्ट, जैसा सपोज किया जाता है। अर्थ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अगला हमारा आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। When a body immersed in a liquid, an upward thrust equal to the weight of the liquid displaced act on it. यानी when a body immersed in a liquid, जब एक बॉडी लिक्विड में इमर्ज होती है तो एक अपवर्ड थ्रस्ट लगता है इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड ऑन एक्ट्स ऑन इट। यानी जितना
जब हम कोई बॉडी को पानी में इमर्स करते हैं, लिक्विड में इमर्स करते हैं, तब जितना जितना जो है लिक्विड डिस्प्लेस होता है उस बॉडी के वेट की वजह से, तो उतना ही हमें अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रस्ट यानी फोर्स लगता है, तो उसको बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आगे हमारा है मेटा सेंटर। मेटा सेंटर क्या होता है उसको देखेंगे हम लोग। ए पॉइंट विच ए पॉइंट a point about which a submerged body starts to oscillate when it is tilted by a small angle। यानी मेटा सेंटर वह पॉइंट होता है, मेटा सेंटर वह पॉइंट होता है जिसमें विच ए सबमर्ज्ड बॉडी, जिसमें एक सबमर्ज्ड बॉडी स्टार्ट टू ऑसिलेट, एक सबमर्ज्ड बॉडी स्टार्ट करती है ऑसिलेट करना, जो टिल्ट होती है कुछ एंगल पर। व्हेन इट इज टिल्ट बाय स्मॉल एंगल, जो एक स्मॉल एंगल पर टिल्ट होती है। तो मेटा सेंटर वह पॉइंट होता है जिसमें मेटा सेंटर वह पॉइंट होता है जिस पर एक सबमर्ज्ड बॉडी ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देती है जब वह टिल्ट होती है एक स्मॉल एंगल पर। मेटा सेंटर ये होता है। आगे हमारा मेटा सेंट्रिक हाइट। मेटा सेंट्रिक हाइट के लिए फार्मूला हमारा है जी एम इज इक्वल टू बी एम माइनस बी जी। जी एम इज इक्वल टू बी एम माइनस बी जी, बी एम माइनस बी जी। यह जी एम इज इक्वल टू होता है हमारा, जी एम इज इक्वल टू होता है आई मिनिमम अपान वी इमर्ज्ड माइनस वी जी, आई मिनिमम अपान वी इमर्ज्ड माइनस वी जी। आगे हमारा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन के लिए फार्मूला दिया गया है। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन के लिए फार्मूला हमारा है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट के स्क्वायर अपान जी एम इंटू जी। टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट के स्क्वायर अपान जी एम इंटू जी, जहाँ के हमारा लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन है, जहाँ के लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन है, आई मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आई मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। आगे हमारा नोट पॉइंट दिए गए उनको देखते हैं हम लोग। मेटासेंट्रिक हाइट फॉर रोलिंग कंडीशन विल बी लेस देन पिचिंग कंडीशन। मेटासेंट्रिक हाइट फॉर रोलिंग कंडीशन विल बी लेस देन पिचिंग कंडीशन। दूसरा पॉइंट हमारा लार्जर मेटासेंटर हाइट गिव्स ग्रेटर स्टेबिलिटी टू द बॉडी। लार्जर मेटासेंट्रिक हाइट गिव्स ग्रेटर स्टेबिलिटी टू द बॉडी। यानी अगर हमारा मेटासेंट्रिक हाइट ज़्यादा होगा तो हमारी बॉडी ज़्यादा स्टेबल रहेगी। आगे है हमारा फ्लोटिंग बॉडी रोटेशन एक्सिस इन डिफरेंट कंडीशंस। फ्लोटिंग बॉडी रोटेशंस एक्सिस इन डिफरेंट कंडीशंस, अलग अलग कंडीशन में जो फ्लोटिंग बॉडी रोटेशन से एक्सिस है उसके बारे में समझेंगे हम लोग। पिचिंग। पिचिंग क्या होता है? पिचिंग होता है ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग। पिचिंग होता है ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग। पिचिंग होता है ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग। रोलिंग होता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग। रोलिंग होता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग। याइंग होता है ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। पिचिंग और रोलिंग, पिचिंग और याइंग, पिचिंग और याइंग होता है ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग, जबकि रोलिंग हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग होता है। रोलिंग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग होता है। आगे है हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर सबमर्ज्ड एंड फ्लोटिंग बॉडी। सबमर्ज्ड और फ्लोटिंग बॉडी के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशंस देखेंगे हम लोग। इक्विलिब्रियम कंडीशंस सबमर्ज्ड बॉडी, फ्लोटिंग बॉडी। स्टेबल कंडीशन में हमारा B इज एबव जी होता है, यानी B एबव जी होता है। B इज एबव जी होता है कब? स्टेबल कंडीशन में। स्टेबल कंडीशन में सेंटर ऑफ बायंसी यानी V एबव जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर होता है। स्टेबल कंडीशन में B इज एबव जी यानी सेंटर ऑफ बायंसी ऊपर होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के। फ्लोटिंग बॉडी के लिए मेटा सेंटर इज एबव जी। फ्लोटिंग बॉडी में मेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर होता है, M इज एबव जी होता है। दूसरा अनस्टेबल कंडीशन। अनस्टेबल कंडीशन में B इज बिलो जी। अनस्टेबल कंडीशन में सेंटर ऑफ बायंसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे होता है, यानी V इज बिलो जी होता है। तो मेटा सेंटर M इज बिलो जी, मेटा सेंटर भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे होता है। यानी अगर हमारी कंडीशन अनस्टेबल है तो
बी और एम दोनों जी के नीचे होंगे। अगर स्टेबल है तब तो बी इज एबव जी, बी भी जी के ऊपर होगा, एम भी जी के ऊपर होगा। कब? स्टेबल कंडीशन में। अगर अनस्टेबल होगी तो दोनों नीचे चले जाएंगे। न्यूट्रल कंडीशन में क्या होगा? न्यूट्रल कंडीशन में बी एंड जी कोइंसाइड, न्यूट्रल कंडीशन में बी और जी कोइंसाइड करेंगे और एम एंड जी कोइंसाइड करेंगे। न्यूट्रल कंडीशन में दोनों कोइंसाइड करेंगे, स्टेबल में दोनों ऊपर होंगे, अनस्टेबल में दोनों नीचे होंगे। दोनों कौन? सेंटर ऑफ बायन्सी और सेंटर ऑफ बायन्सी और मेटा सेंटर। आगे हमारा मेटासेंट्रिक हाइट फॉर वेरियस हिप्स, मेटासेंट्रिक हाइट फॉर वेरियस हिप्स, मेटासेंट्रिक हाइट फॉर वेरियस शिप्स, अलग अलग टाइप की शिप्स के लिए मेटासेंट्रिक हाइट कितनी होती है वो देखते हैं हम लोग। तो मर्चेंट शिप के लिए मेटासेंट्रिक हाइट कितनी होती है? लेस देन 1 मीटर। सेलिंग शिप के लिए लेस देन 1.5 मीटर। बैटल शिप के लिए लेस देन 2 मीटर। रिवर बोट के लिए लेस देन 3.5 मीटर। ये सब मेटासेंट्रिक हाइट होती है। जीएम कार्गो शिप के लिए सबसे ज़्यादा होता है। जीएम कार्गो शिप के लिए ग्रेटर देन होता है जीएम पैसेंजर शिप। सो कार्गो शिप इज लेस कंफर्टेबल, कार्गो शिप लेस कंफर्टेबल होती है, लेकिन यानी जीएम उनका कार्गो शिप का ग्रेटर देन होता है जीएम पैसेंजर शिप से। आगे हम लोग देखेंगे पास्कल्स लॉ। Pressure at a point in a fluid system is equally distributed in all directions. It applied to fluid at rest. Pascal's law is avoid if shear stress is equal to 0. अगर shear stress 0 है, Pascal's law is avoid if shear stress 0 है। अगर shear stress 0 है तो Pascal's law को avoid किया जाता है। Pressure at a point in a fluid system is equally distributed in all directions. Pressure ऑल डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एक फ्लूइड सिस्टम में। इट अप्लाइड टू फ्लूइड एट रेस्ट, ये जब हमारा फ्लूइड रेस्ट में होता है तब इसको अप्लाई किया जाता है। तो पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी जेड। एग्जाम्पल हमारा हाइड्रोलिक क्रेन, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, ये सब एग्जाम्पल है पास्कल्स लॉ के। कौन सा? हाइड्रोलिक क्रेन, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, ये पास्कल्स लॉ के एग्जाम्पल है सब। आगे हमारा हाइड्रोस्टैटिक लॉ। द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू वेट डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एट दैट पॉइंट। हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या होता है? द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू वेट डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एट दैट पॉइंट। फार्मूला होता है हमारा dp अपॉन डी एच इज इक्वल टू डब्ल्यू या रोजी। dp अपॉन डी एच इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू रोजी। प्रेशर हेड क्या होता है? h इज इक्वल टू पी अपॉन रोजी या पी अपॉन डब्ल्यू होता है। प्रेशर हेड इज इक्वल टू फार्मूला होता है हमारा h इज इक्वल टू पी अपॉन रोजी या पी अपॉन डब्ल्यू। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ कर्व्ड सरफेसेस पर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के लिए फार्मूला दिया गया है एफ एच इज इक्वल टू रो जी ए एक्स बार। रो जी ए एक्स बार, जहाँ ए क्या है? प्रोजेक्टेड एरिया है। जहाँ ए प्रोजेक्टेड एरिया है, एक्स बार वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ सीओजी ऑफ बॉडी फ्रॉम फ्री सरफेस। रिजल्टेंट फोर्स के लिए फार्मूला है एफ इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एच स्क्वायर प्लस एफ वी स्क्वायर। एफ इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एच स्क्वायर प्लस एफ वी स्क्वायर, जहाँ एफ वी क्या है? वेट ऑफ लिक्विड बैक एबव कर्व्ड सरफेस। एफ वी क्या है? वेट ऑफ लिक्विड बैक एबव कर्व्ड सरफेस। आगे हमारा टोटल प्रेशर है टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर सबमर्ज्ड प्लेन एट डिफरेंट सरफेस पोजीशंस। अलग अलग सरफेस पोजीशन के लिए टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर दिया गया फॉर सबमर्ज्ड प्लेन के लिए अलग अलग सरफेस पोजीशन में टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर दिया गया। उसको देखते हैं हम लोग।
सरफेस पोजीशन दी गई है यहाँ पे, यहाँ गया टोटल प्रेशर है, ये टोटल प्रेशर है, ये सेंटर ऑफ प्रेशर है, ये सेंटर ऑफ प्रेशर है। तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन के लिए, हॉरिजॉन्टल पोजीशन के लिए टोटल प्रेशर क्या होता है, F इज इक्वल टू रो जी ए एक्स बार, F इज इक्वल टू रो जी ए एक्स बार या डब्ल्यू ए एक्स बार। सेंटर ऑफ प्रेशर एच सी पी, सेंटर ऑफ प्रेशर होता है एक्स बार। वर्टिकल पोजीशन के लिए, वर्टिकल पोजीशन के लिए हमारा F इज इक्वल टू यानी टोटल प्रेशर इज इक्वल टू होता है रो जी ए एक्स बार, रो जी ए एक्स बार यानी डब्ल्यू ए एक्स बार। हॉरिजॉन्टल पोजीशन और वर्टिकल पोजीशन के लिए टोटल प्रेशर सेम है, लेकिन सेंटर ऑफ प्रेशर चेंज है। तो सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होगा इसमें, वर्टिकल पोजीशन के लिए सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है, एच सी पी इज इक्वल टू एक्स बार प्लस आई जी अपॉन ए एक्स बार, एच सी पी इज इक्वल टू एक्स बार प्लस आई जी अपॉन ए एक्स बार। इंक्लाइंड पोजीशन के लिए देखते हैं हम लोग, इंक्लाइंड पोजीशन के लिए भी टोटल प्रेशर कितना होगा, इंक्लाइंड पोजीशन के लिए टोटल प्रेशर क्या है, रो जी ए एक्स बार या डब्ल्यू ए एक्स बार। तीनों के लिए टोटल प्रेशर सेम है, लेकिन चेंज क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ प्रेशर चेंज हो रहा है। तो इंक्लाइंड पोजीशन के लिए सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होगा, एक्स बार प्लस आई जी अपॉन ए एक्स बार इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इंक्लाइंड पोजीशन के लिए टोटल प्रेशर क्या है, रो जी ए एक्स बार या डब्ल्यू ए एक्स बार। सेंटर ऑफ प्रेशर क्या है, एक्स बार प्लस आई जी अपॉन ए एक्स बार इंटू साइन स्क्वायर थीटा। कर्व्ड सरफेस के लिए, कर्व्ड सरफेस के लिए टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा वो देखते हैं हम लोग। कर्व्ड सरफेस के लिए टोटल प्रेशर है एफ एच, एफ एच इज इक्वल टू रो जी, एफ एच इज इक्वल टू रो जी इंटीग्रेशन ऑफ एच डी ए साइन थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ एच डी ए साइन थीटा। एफ वी इज इक्वल टू, एफ वी इज इक्वल टू रो जी इंटीग्रेशन ऑफ एच डी ए कॉस थीटा। रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट एफ एच स्क्वायर प्लस एफ वी स्क्वायर या डब्ल्यू ए एक्स बार, डब्ल्यू ए एक्स बार। आगे देख लेंगे हम लोग नोट पॉइंट। नोट पॉइंट क्या है, फ्रॉम पी is equal to rho gh, from P is equal to rho gh, pressure does not depend upon the shape and size of container. It only depends on height of liquid surface or pressure head. फार्मूला P is equal to rho gh से प्रेशर does not depend upon the shape size of container, यानी प्रेशर डिपेंड नहीं करता है, प्रेशर डिपेंड नहीं करता है कंटेनर की साइज और साइज पर, ये केवल डिपेंड करता है किस पर, हाइट ऑफ लिक्विड सरफेस और प्रेशर हेड पर। ये प्रेशर हेड या लिक्विड सरफेस की हाइट पर डिपेंड करता है क्या, प्रेशर। शेप साइज पर डिपेंड नहीं करता है। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सम इम्पोर्टेंट शेप्स। कुछ इम्पोर्टेंट शेप्स के लिए ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज दिए हैं, उनको हम लोग देखते हैं। ये ज़रूरी भी है, कई बार यही एग्जाम्स में पूछ लेता है, लोगों को याद नहीं रहता है। तो प्लेन सरफेस दिया गया है, प्लेन सरफेस दिया गया है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिया गया है और डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर दिया गया है, सीपी। डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर दिया गया है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिया गया है और प्लेन सरफेस दिया गया है। इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके देखते हैं अभी। तो रेक्टेंगल के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है हमारा x इज इक्वल टू डी बाई टू। रेक्टेंगल के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है x इज इक्वल टू डी बाई टू। डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है, सेंटर ऑफ प्रेशर होता है रेक्टेंगल के लिए h बार इज इक्वल टू टू डी बाई थ्री। रेक्टेंगल के लिए सी पी यानी सेंटर ऑफ प्रेशर होता है टू डी बाई थ्री। ट्रायंगल के लिए सी जी क्या होता है, ट्रायंगल के लिए सी जी होता है टू एच बाई थ्री। ट्रायंगल के लिए सी जी होता है टू एच बाई थ्री और सी पी होता है थ्री एच बाई फोर। सेंटर ऑफ प्रेशर होता है थ्री एच बाई फोर। सी पी सेंटर ऑफ सी जी होता है एक्स इक्वल टू टू एच बाई थ्री सी और सी पी होता है एच बाई इक्वल टू थ्री एच बाई फोर। अगर ट्रायंगल हमारा इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड ट्रायंगल के लिए सी जी होता है एच बाई थ्री, सी जी होता है एच बाई थ्री और सी पी होता है एच बाई टू, सी पी होता है एच बाई टू इन्वर्टेड ट्रायंगल के लिए। अगला है हमारा सर्किल। सर्किल के लिए सी जी होता है डी बाई टू, सर्किल के लिए सी जी होता है एक्स इज इक्वल टू डी बाई टू और सी पी होता है एच बार इक्वल टू फाइव डी बाई एट। सी पी होता है एच बार इक्वल टू फाइव डी बाई एट। और
ट्रपेजियम, ट्रपेजियम के लिए सी होता है, ट्रपेजियम के लिए सी होता है, फार्मूला है x इज इक्वल टू ए प्लस टू बी अपन ए प्लस बी, ए प्लस टू बी अपन ए प्लस बी इंटू एच बाई थ्री, ये सी होता है। और सी पी क्या होता है, एच बार इज इक्वल टू, सी पी होता है एच बार इज इक्वल टू ए प्लस थ्री बी अपन ए प्लस टू बी, ए प्लस थ्री बी अपन ए प्लस टू बी इंटू एच बाई टू, ये होता है सी पी ट्रपेजियम के लिए। हाफ सर्किल, हाफ सर्किल के लिए सी जी होता है फोर आर अपन थ्री पाई, हाफ सर्किल के लिए सी जी होता है फोर आर अपन थ्री पाई या टू डी अपन थ्री पाई, और सी पी होता है थ्री पाई आर अपन सिक्सटीन, सी पी होता है थ्री पाई आर अपन सिक्सटीन या थ्री पाई डी अपन 32, थ्री पाई आर अपन सिक्सटीन या थ्री पाई डी अपन 32। आगे यूनिट दी गई प्रेशर की, उनको देख लेते हैं हम लोग। यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की यूनिट दी गई है, इनके बारे में देखते हैं हम लोग। 1 पास्कल इज इक्वल टू होता है, 1 पास्कल इज इक्वल टू होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 बार इज इक्वल टू होता है 10 की पावर 5 पास्कल, 1 बार इज इक्वल टू होता है 10 की पावर 5 पास्कल। 1 एटीएम इज इक्वल टू होता है 101325 पास्कल, 1 एटीएम, 1 एटीएम इज इक्वल टू होता है 101325 पास्कल। 1 केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, 1 केजीएफ, 1 केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 9.81 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर होता है 9.81 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 psi इज इक्वल टू होता है, 1 psi इज इक्वल टू होता है 6894.76 पास्कल। 1 psi इज इक्वल टू 6894.76 पास्कल होता है। 1 टॉर इज इक्वल टू होता है, 1 टॉर, 1 टॉर इज इक्वल टू होता है 133.3 पास्कल, 133.3 पास्कल या 1 mm ऑफ एच जी। 1 टॉर इज इक्वल टू 1 mm ऑफ एच जी भी होता है। आगे हमारा दिया गया है प्रेशर के बारे में, फिगर दिया गया उसको देख लेते हैं हम लोग। तो ये जो लाइन है ये वाली, ये दिखाती है हमें एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर को, ये लाइन शो करती है एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर को, ये लाइन शो करती है एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर या कंप्लीट वैक्यूम को, और ये शो करती है प्रेशर को, ये लाइन हमारी प्रेशर को शो करती है, ये लाइन प्रेशर को शो करती है। तो एब्सोल्यूट जीरो से जो यहाँ तक लाइन गई है, यहाँ तक ये हमारी है पी एब्सोल्यूट, पी एब्सोल्यूट की लाइन से ये दोनों, और ये इसके ऊपर जो है ये पी गेज है, ये पी एटीएम है और ये पी वैक्यूम है। तो आगे देखते हैं हम लोग पी एब्सोल्यूट क्या होता है हमारा। पी एब्सोल्यूट का फार्मूला होता है, पी एब्सोल्यूट का फार्मूला होता है पी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू पी एटीएम प्लस पी गेज, पी एटीएम प्लस पी गेज, पी एटीएम प्लस पी गेज। एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। पी वैक्यूम इज इक्वल टू होता है, पी वैक्यूम इज इक्वल टू होता है पी एटमॉस्फेरिक अपॉन पी एटमॉस्फेरिक माइनस पी एब्सोल्यूट, माइनस पी एब्सोल्यूट, पी डैश क्या है, ये निगेटिव साइन को बताता है। तो ये हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर की लाइन है ये वाली। तो एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा हमारा पी एटमॉस्फेरिक, पी एटमॉस्फेरिक, ये लाइन हमारी पी एटमॉस्फेरिक को शो करती है, ये लाइन है पी एटमॉस्फेरिक को शो करती है, पी एटीएम को ये लाइन शो करती है, इसके ऊपर हमारा पी गेज है, यानी इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा पी एब्सोल्यूट। पी वैक्यूम, ये वैक्यूम प्रेशर है उल्टी डायरेक्शन में। तो पी एटीएम से यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हम लोग जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हम लोग पी एब्सोल्यूट पी डैश को यानी माइनस करेंगे तो हमारा आएगा वैक्यूम प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेरिक माइनस पी डैश एब्सोल्यूट। पी एब्सोल्यूट इज द एक्चुअल प्रेशर एट ए गिवन पोजीशन। पी एब्सोल्यूट क्या होता है कि एक्चुअल प्रेशर होता है किसी भी गिवन पोजीशन के लिए, पी एब्सोल्यूट एक्चुअल प्रेशर होता है किसी भी गिवन पोजीशन के लिए। आगे दिया गया हमारा प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस, प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस के बारे में दिया गया है। आज
हम लोग प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस दो टाइप की होती हैं, मैनोमीटर और मैकेनिकल गेज। दो टाइप की होती है प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस, दो टाइप की होती हैं, मैनोमीटर और मैकेनिकल गेज। मैनोमीटर और मैकेनिकल गेज, मैनोमीटर और मैकेनिकल गेज। मैकेनिकल गेज में कौन कौन सी आएंगी बारी? डायाफ्राम पीजी यानी प्रेशर गेज, डायाफ्राम पीजी, बॉर्डन ट्यूब पीजी, डेड वेट पीजी, बैलोज पीजी, ये सब आएंगे मैकेनिकल गेज के अंडर में। पीजी मतलब प्रेशर गेज, पीजी मतलब प्रेशर गेज, एमएम मतलब मैनोमीटर। तो मैकेनिकल गेज में इतनी डिवाइसेस आएंगी, चार डिवाइसेस। कौन कौन सी? डायाफ्राम पीजी, बॉर्डन ट्यूब पीजी, डेड वेट पीजी, बैलोज पीजी, ये सब मैकेनिकल गेज के अंदर आएंगे। अब देखते हैं मैनोमीटर। मैनोमीटर को आगे फिर से दो भाग में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सिंपल मैनोमीटर फिर डिफरेंशियल मैनोमीटर। सिंपल मैनोमीटर और डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर कितना? चार टाइप का होता है। डिफरेंशियल मैनोमीटर चार टाइप का होता है। कौन कौन सा? इन्वर्टेड यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, इन्वर्टेड यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर टू मेजर लिक्विड प्रेशर। लिक्विड प्रेशर को मेजर करने के लिए, लिक्विड प्रेशर को मेजर करने के लिए हम किस डिवाइस का यूज़ करते हैं? तो इन्वर्टेड यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर का यूज़ करते हैं। डिफरेंशियल मैनोमीटर तीन टाइप में डिवाइड किए गए। तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से? इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, सेंसिटिव टाइप डिफरेंशियल मैनोमीटर, सेंसिटिव टाइप डिफरेंशियल मैनोमीटर। ये तीन टाइप के डिफरेंशियल मैनोमीटर होते हैं। तो जो पहला वाला है हमारा इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, इसका यूज़ किया जाता है लिक्विड प्रेशर को मेजर करने के लिए। लास्ट वाला जो सेंसिटिव टाइप डिफरेंशियल मैनोमीटर है, सेंसिटिव टाइप डिफरेंशियल मैनोमीटर, इसको भी इसके भी दो होते हैं मैनोमीटर, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? इंक्लाइंड डिफरेंशियल मैनोमीटर, इंक्लाइंड डिफरेंशियल मैनोमीटर, माइक्रोमीटर डिफरेंशियल मैनोमीटर, माइक्रोमीटर डिफरेंशियल मैनोमीटर। अब आते हैं सिंपल मैनोमीटर पर। तो सिंपल मैनोमीटर में कौन कौन से होंगे? तो सिंपल मैनोमीटर में तीन मैनोमीटर हमारे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पीजोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर, सेंसिटिव मैनोमीटर। तो पीजोमीटर जो है ओनली लिक्विड के लिए होता है। पीजोमीटर केवल लिक्विड के लिए होता है। फॉर स्मॉल एंड मॉडरेट पॉजिटिव गेज प्रेशर मेजर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। पीजोमीटर केवल लिक्विड के लिए है और ये स्मॉल मॉडरेट पॉजिटिव गेज प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। यूट्यूब मैनोमीटर पॉजिटिव एंड नेगेटिव गेज प्रेशर या हाई प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। यूट्यूब मैनोमीटर पॉजिटिव, नेगेटिव गेज प्रेशर और हाई प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। लास्ट हमारा है सेंसिटिव मैनोमीटर। इसको भी दो पार्ट में आगे डिवाइड किया गया है। मॉडिफाइड फ्रॉम यूट्यूब मैनोमीटर, यानी जो सेंसिटिव मैनोमीटर है इसको मॉडिफाई किया गया है किसमें? यूट्यूब मैनोमीटर से। तो ये दो टाइप का होता है, वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर, इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर। वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर, इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर में इनको डिवाइड किया गया है। चलते हैं आगे। आगे दिया गया है मेथड ऑफ फ्लूइड मोशन एनालिसिस। मेथड ऑफ फ्लूइड मोशन एनालिसिस। फ्लूइड मोशन एनालिसिस के लिए मेथड्स दिए गए हैं। दो मेथड हैं। कौन कौन से? लैग्रेंजियन मेथड और अलेरियन मेथड। लैग्रेंजियन मेथड और अलेरियन मेथड। तो देखते हैं क्या होता है। पहला है लैग्रेंजियन मेथड। In this method, each single fluid particle is studied for its motion, characteristics, density, acceleration, etc. यानी
लैग्रेंजियन मेथड जो है इसमें प्रत्येक पार्टिकल का स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इन दिस मेथड ईच सिंगल फ्लूइड पार्टिकल इज स्टडीड फॉर इट्स मोशन, उसका मोशन कैरेक्टरिस्टिक्स, डेंसिटी, एक्सीलरेशन, इन सब का स्टडी किया जाता है। इट इज़ टाइम टेकिंग एंड मोस्ट एक्यूरेट मेथड। इट इज टाइम टेकिंग एंड मोस्ट एक्यूरेट मेथड। ये टाइम टेकिंग और मोस्ट एक्यूरेट मेथड है। अगला हमारा आइलेरियन मेथड। इसमें क्या होता है? इन दिस मेथड द वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डेंसिटी एक्सेट्रा आर डिस्क्राइब्ड एट ए पॉइंट और सर्टेन सेक्शन इन द फ्लो फील्ड। इसमें जो है किसी सर्टेन पॉइंट पर या सर्टेन सेक्शन में फ्लो फील्ड में किसी सर्टेन फ्लो फील्ड में अध्ययन किया जाता है, इनका स्टडी किया जाता है। किसका? इन दिस मेथड वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डेंसिटी एक्सेट्रा डिस्क्राइब्ड, इन सब का स्टडी किया जाता है, इनको डिस्क्राइब किया जाता है किसी पॉइंट पर या सर्टेन सेक्शन इन द फ्लो फील्ड में। टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो यानी फ्लूइड जो है फ्लोइंग फ्लूइड्स के इनके टाइप्स के बारे में हम लोग समझेंगे यहाँ पर। पहला है स्टेडी फ्लो। फ्लूइड प्रॉपर्टीज लाइक डेंसिटी, प्रेशर, वेलोसिटी डज नॉट चेंज विद टाइम। जब हमारी फ्लूइड प्रॉपर्टीज टाइम के साथ चेंज नहीं होती हैं तो उन्हें बोलते हैं स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो में फ्लूइड प्रॉपर्टीज लाइक डेंसिटी, प्रेशर, वेलोसिटी डज नॉट चेंज विद टाइम। स्टेडी फ्लो में फ्लूइड की प्रॉपर्टीज टाइम के साथ में चेंज नहीं होती हैं। ये डेल वी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू जीरो, डेल वी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू जीरो, डेल पी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू जीरो, डेल रो अपॉन डेल टी इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद हमारा अनस्टेडी फ्लो। फ्लूइड प्रॉपर्टीज चेंजेस विद टाइम। अनस्टेडी फ्लो में फ्लूइड प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं टाइम के साथ में, यानी डेल रो अपॉन डेल वी अपॉन डेल टी इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, डेल पी अपॉन डेल टी इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, डेल रो अपॉन डेल टी इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। यानी फ्लूइड की प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं टाइम के साथ में, किसमें? अनस्टेडी फ्लो में। स्टेडी फ्लो में फ्लूइड की प्रॉपर्टीज टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, जबकि अनस्टेडी फ्लो में फ्लूइड की प्रॉपर्टीज टाइम के साथ में चेंज होती हैं। आगे हमारा यूनिफॉर्म फ्लो। At a given time, fluid property does not change with respect to space. At a given time, fluid property does not change with respect to space. A given time पर fluid की properties space के respect में change नहीं होती हैं, तो होती है यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो में एट ए गिवन टाइम में फ्लूइड प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती हैं विद रिस्पेक्ट टू स्पेस के रिस्पेक्ट में फ्लूइड की प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती हैं एक गिवन टाइम पे, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म फ्लो। यानी डेल वी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू जीरो, टी कांस्टेंट है, डेल वी अपॉन डेल एस इज इक्वल टू जीरो। आगे हमारा है नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। एट ए गिवन टाइम वेलोसिटी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। वेलोसिटी चेंज होती है स्पेस के रिस्पेक्ट में, तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो डेल वी अपॉन डेल एस इज नॉट इक्वल टू जीरो, डेल वी अपॉन डेल एस नॉट इक्वल टू जीरो, तब होगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। यानी जब हमारे स्टेडी और अनस्टेडी फ्लो की बात होगी तब हम टाइम के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। जब स्टेडी और अनस्टेडी फ्लो की बात होगी तो हम टाइम के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। जब यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की बात होगी जब यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की बात होगी तो हम स्पेस के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो स्टेडी फ्लो में क्या होता है? फ्लूइड की प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। स्टेडी फ्लो में फ्लूइड की प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती है टाइम के साथ, लेकिन अनस्टेडी फ्लो में फ्लूइड की प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं टाइम के साथ में। यूनिफॉर्म फ्लो में फ्लूइड की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती हैं स्पेस के रिस्पेक्ट में। यूनिफॉर्म फ्लो में फ्लूइड की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती हैं स्पेस के रिस्पेक्ट में, यानी डेल वी अपॉन डेल एस इज इक्वल टू जीरो होता है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में फ्लूइड की प्रॉपर्टी चेंज होती हैं
स्पेस के रिस्पेक्ट में, स्पेस के रिस्पेक्ट में जो फ्लूइड होती है उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, तो उनको नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कहते हैं, यानी डेल वी अपॉन डेल एस इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हम लोगों ने आज खत्म की यहाँ पर फ्लूइड की, स्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। कल हम लोग लेमिनार फ्लो से स्टार्ट करेंगे, कल नए वीडियो के साथ यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे लेमिनार फ्लो से। तो आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल फिर से लेमिनार फ्लो टॉपिक से। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो और ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, एक अच्छा सा कमेंट करें। धन्यवाद।